92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रेनू बहल की लिखी कहानी 2 कदम का फासला, बिना किसी एड ब्रेक के। दिसंबर की सर्द ठिठुरती रात, दूर दूर तक फैला हुआ कोहरा और प्लेटफॉर्म पे सिमटकर गाड़ी के इंतजार में बैठे हुए कुछ लोग, जिनमें मैं और मेरा जिगरी दोस्त गोपाल भी शामिल थे। कोहरे की वजह से गाड़ी 3 घंटे लेट थी। ये सितम सहना भी हमारी मजबूरी ही तो थी। मैं आज गोपाल के साथ अपने शहर से हरिद्वार उसकी मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने जा रहा हूं। कितना इत्तेफाक है कि एक तरफ मेरे बचपन की साथी नलिनी की शादी धूमधाम से हो रही है और दूसरी तरफ मेरे जिगरी दोस्त के घर मातम छाया हुआ है। मां के गुजर जाने के बाद वो भी दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गया। पिताजी तो उसके बचपन में ही चल बसे थे, अब मां भी साथ छोड़ गई। ऐसे नाजुक मौके पे उसको कैसे अकेला छोड़ देता। शादी की खुशियां छोड़ के मैं उसके दुख में शरीक हो गया। वैसे भी मैं इस शादी में शरीक नहीं होना चाहता था, मगर वहां ना जाने का मेरे पास कोई बहाना भी तो नहीं था। भगवान की कुछ ऐसी करनी हो गई कि मैं वहां जाने से बच गया। नलिनी को जब मैंने बताया कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं तो वो नाराज हो गई। पहले गुस्सा किया, फिर रो पड़ी। मैंने बढ़ के उसके दोनों हाथ थाम लिए और उसको तसल्ली देने लगा। यार, शादी ही तो हो रही है, रोने की क्या बात है? कनाडा कोई बहुत दूर थोड़े है। देखना, मैं वहां भी तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मेरी दोस्त की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। फिर प्यार से उसके गालों पे बहते आंसू पोंछ दिए। अब मुस्कुरा भी दो, मैंने मिन्नत करते हुए कहा। मुस्कुराहट मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और ये मेरे पीछे 7 समंदर पार आने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से तुमसे पीछा छुड़ा के जा रही हूं और तुम वहां भी आने की सोच रहे हो। मुझे माफी करो। आंसू पोंछते हुए, नाराजगी दिखाते हुए अपने उसी मासूम अंदाज में बोली, अब तुम ही बताओ, ऐसे मौके पे गोपाल का साथ छोड़ दूं? मैंने संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो 2 मिनट तक मुझको खामोशी से देखती रही, फिर बोली, मैं तुमको रोकूंगी नहीं। तुम गोपाल के साथ हरिद्वार जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर देना, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हुक्म मेरे आका। मैंने दोनों हाथ जोड़ के उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, बस रहने ही दो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब उठो। बात करते करते उसने शरारत से मेरे बाल बिखेर दिए, क्योंकि वो जानती थी कि कोई मेरे बालों को हाथ लगाए या उनको बिखेर दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नलिनी को जब भी मुझको चढ़ाना होता तो वो मेरे बालों पे ही हमला करती थी। मैं चिल्लाता ही रह गया और वो हंसती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने आईने के सामने खड़े होके दोबारा अपने बाल ठीक किए और उसका इंतजार करने लगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 2 मिनट बाद वो मेरे सामने थी। एक बंद लिफाफा जो बहुत ही एहतियात से बंद किया गया था मेरे हाथों में थमाते हुए बोली, इसको भी गंगा में विसर्जित कर देना। थोड़ी देर पहले जो शरारत और हंसी उसके चेहरे पे खेल रही थी, अब उसका कहीं नामो निशान नहीं था। एहतियात से बंद किया लिफाफा और उसका संजीदा चेहरा देख के मुझसे रहा नहीं गया। क्या इसमें? बहुत सस्पिशियस लग रहा है। मैंने लिफाफे को हाथों से उलटते पलटते हुए पूछा। कुछ टूटे अरमान हैं, कुछ बिखरे हुए सपने हैं। उदासी को वो मुस्कुराहट में छिपाते हुए बोली, मेरे होते हुए तुम्हारे अरमान और सपने टूट कैसे गए? किसने ये गुस्ताखी की, मुझको बताओ तो जरा। तुम रहने दो, वो बोली। तुम जैसा अनाड़ी नहीं जान सकता किसी लड़की के दिल की गहराइयों को। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिल में कोई आन बसा और मुझको पता भी नहीं चला। मैंने हैरत से नलिनी को देखते हुए कहा, जाने दो। तुम बस इतना याद रखना कि तुम इस लिफाफे को खोलना नहीं, इसको बंद ऐसे ही गंगा में बहा देना। उसने आंखों से मचलते आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। मेरे लिए उसका ये रंग नया था। इससे पहले मैं कुछ और कहता, वो उठ के अंदर चली गई और मैं भारी कदमों से वहां से चला आया। मैं आखिरी बार नलिनी से मिलकर बोझल कदमों से उस लिफाफे को साथ लिए वहां से चला आया था। जब तक मैं हरिद्वार से लौटकर अपने शहर वापस पहुंचूंगा, वो अपने एनआरआई पति के साथ डोली में बैठकर रुखसत हो चुकी होगी। अच्छा ही है, मैं उसको जाते हुए देख नहीं पाऊंगा।
वैसे भी बिछड़ने के लम्हे, किसी को भी अलविदा कहते हुए मुझको बहुत कोफ्त होती है। नलिनी और मेरा घर आसपास ही था। बचपन हम दोनों का एक साथ शरारतें करते गुजरा। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ना, एक दूसरे से रूठ जाना और फिर जल्दी ही मान भी जाना। लोगों के घरों से भरी दोपहर चोरी चोरी कभी आम तो कभी अमरूद तोड़ना, तो कभी खिले खिले गेंदे गुलाब के फूल तोड़ के भाग जाना। मेरा बार बार नलिनी को चिढ़ाना, उसको खूब रुलाना, और फिर जब वो मुंह फुला के बैठ जाती थी तो मैं उसको मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। बचपन की ये सब मंजिलें तय करके ही हम दोनों ने जवानी की दहलीज पे एक साथ कदम रखा। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए अक्सर एक ही साथ आते जाते थे। मोहल्ले के लड़कों का उसके बारे में बातें करना, मुझसे उसके बारे में पूछना मुझे बहुत नागवार गुजरता था। उसको बुरी नजरों से बचाना, उसकी हिफाजत करना मैं अपना फर्ज समझने लगा था। कई बार मोहल्ले के लड़कों से मैं भिड़ भी जाता था। उसकी निगहबानी करते करते मैं उस पर खुद का हक समझने लगा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब नलिनी ने मेरे दिलो दिमाग पे अपना कब्जा जमा लिया। वो कब मेरी रगों में उतरती चली गई, मुझको मालूम हो ही नहीं सका। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक ही कॉलेज में जब हम दोनों ने बीकॉम के लिए दाखिला लिया तो नए दोस्त और नया माहौल मिला, मगर हमारी दोस्ती वैसे ही बरकरार रही। मैं तो उसको दिलो जान से चाहने लगा था। मालूम नहीं इस बात का इल्म नलिनी को था भी कि नहीं, मगर मैं अपने जज्बात का इजहार कभी लफ्जों में नहीं कर सका। वो मेरे साथ थी, अपनी हर छोटी बड़ी बात मेरे साथ बांटती थी, मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे लिए इतना ही काफी था। मगर जब कभी मैं उसको क्लास के किसी दूसरे लड़के के साथ कैंटीन में या लाइब्रेरी में बैठा बातें करता देख लेता तो मेरा दिल डूबने लगता। जी चाहता मैं बिना वक्त बर्बाद किए अपने दिल का हाल बयान कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना दिल किसी और को दे बैठे और मैं हाथ मलता रह जाऊं। मगर न जाने क्यों दिल की बात जबान तक आते आते रुक जाती। मैं डर जाता कि अगर उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो मैं उसकी दोस्ती से भी हाथ न धो बैठूं, जो मुझको किसी भी कीमत पे गवारा नहीं था। कभी कभी मुझको यूं ही गुमा होता कि उसकी झील सी गहरी आंखें मुझको गौर से देख रही हैं। उन आंखों में थिरकते जज्बात मेरे ही लिए हैं, वो मेरे ही बारे में सोच रही है। और फिर कभी कभी तो मेरा जुनून मुझको ये सोचने पे मजबूर कर देता कि वो भी मुझको चाहती है, बेहद प्यार करती है। दोस्त हूं, चाहती तो वो मुझको होगी, लेकिन ये इश्क वाली चाहत थी। एक रोज दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने उसको टटोलने के लिए हिम्मत जुटा ही ली। नलिनी, मुझे लगता है कुमार तुमको चाहने लगा है। कौन कुमार? वो बोली। अच्छा, वो कलाकार, उसके चाहने से क्या होता है? अगर मुझको कोई इस तरह से चाहे तो मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगा, मैंने कहा। वो बोली, ऐसे चाहने वाले तो बहुत फिरते हैं, बात तो यह है कि मैं किसको चाहती हूं। मैं कुछ देर खामोश रहा और उसके करीब आके बैठ गया। किसको चाहती है तुम? मुझको भी तो पता चले तुम्हारी पसंद। ज्यादा पास बैठने से बता दूंगी क्या? उसने कहा। जब तुम किसी को चाहने लगोगी तो मुझको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकोगी। मैं ये बात नहीं मानती, उसने कहा। अच्छा चलो ये बताओ तुम्हारी पसंद क्या है? चलो क्या याद करोगे, बता ही देती हूँ। लड़का हैंडसम होना चाहिए। वो तो मैं हूँ, मैंने कमीज के कॉलर ऊपर उठाते हुए कहा। समझदार होना चाहिए। वो बोली। वो तो मैं हूँ। पैसे वाला भी होना चाहिए। वो मैं नहीं हूँ, मैंने कहा। इसीलिए तुम्हारे बारे में कभी सोचा नहीं। बहुत गलत कर रही हो, मैंने कहा। इतना हैंडसम और समझदार लड़का हरदम तुम्हारे साथ रहता है और तुम आंखें मूंद के बैठी हो। पछताओगी, अभी भी वक्त है, सोच लो। पछताना और तुम्हारे लिए? उसने कहा। इस जन्म में तो मुमकिन नहीं, भूल जाओ। उसने शरारत से मेरे बाल बिखेर दिए। उस रोज मुझे इस तरह उसका मेरे बालों को छेड़ना, उन्हें बिखेरना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। खट्टी मीठी नोकझोंक हमारी दोस्ती की जान है। हमारे बीच अक्सर ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। कई बार तो ऐसी बातें करते करते हम दोनों में पहले बहस
और फिर वो बहस लड़ाई का रंग ले लेती है और फिर ये झगड़ा इतना बढ़ जाता कि हम दोबारा फिर कभी एक दूसरे की शक्ल भी न देखने की सोच के अपने अपने रास्ते निकल पड़ते। मगर अगले ही रोज ही हम सब कुछ भूल के एक बार फिर से वैसे हो जाते जैसे कोई बात, कोई बहस, कोई झगड़ा हम दोनों में कभी हुआ ही ना हो। कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो नलिनी के पिता ने उसको घर का कामकाज सीखने पर ध्यान देने को कहा और माँ को सख्त हिदायत दे दी कि इसको घर गृहस्थी के कामों में निपुण कर दो। इधर मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, उधर पापा रिटायर हो गए। मैंने MBA करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए। बरखुरदार ग्रेजुएशन तो हो गई, अब नौकरी तलाश करो और अगर आगे पढ़ने की इच्छा हो तो खुद कमाओ, खुद पढ़ो। मैंने जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, मुझको अभी और जिम्मेदारियां पूरी करनी है। घर के हालात मुझसे छिपे कहाँ थे। मैं जानता था कि हमारे पापा ने हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाने के लिए कितनी जद्दोजहद की है। घर में सबसे बड़ी औलाद होने की वजह से अगर सबका लाड़ प्यार ज्यादा मिला है तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा मिली थी। बहुत सी उम्मीदें बांध रखी हैं मुझसे माँ पापा ने। वो चाहते हैं कि मैं उनकी जिम्मेदारियों में उनका हाथ बटाऊं। घर के हालात देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए मैंने भी नौकरी के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। पापा अपनी जगह कोशिश कर रहे थे और मैं सुबह से एक उम्मीद लेके घर से निकल जाता था और शाम ढले खाली हाथ लौट आता। नौकरी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने लगा। कभी एक दफ्तर, कभी दूसरे। जहां जाता नाकामी ही हाथ लगती। मेरे कई साथी तो अगली पढ़ाई में बिजी हो गए थे और कई अभी मेरी ही तरह मंजिल की तलाश में भटक रहे थे। वक्त गुजरने लगा तो मायूसी भी बढ़ने लगी। जब से कॉलेज छूटा था और नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू हुई थी, नलिनी के घर जाना और उससे मिलना बहुत कम हो गया था। एक शाम मायूसी लिए घर लौटा तो छोटी ने बताया कि आज उसको नलिनी मिली थी और याद कर रही थी। कुछ जरूरी बात करनी है उसको। मैं उसी लम्हा उसके घर जा पहुंचा। मुझको देख के, मुझसे मिल के न वो हंसी न मुस्कुराई, बस संजीदा सी फीकी सी हेलो की। जरा सा पूछने की देर थी कि अपने दिल पे छाए गुबार को झट से उतार दिया। इधर नौकरी मिलने के दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, उधर नलिनी ने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों का रंग जर्द पड़ गया, दुनिया घूमती नजर आने लगी। मैं तड़प के रह गया। नलिनी ने कहा कि उसके कनाडा वाले चाचा ने उसके लिए एक रिश्ता भेजा है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। वो बोलती रही, मैं सुनता रहा। कनाडा के लड़के के बारे में। संदीप पढ़ा लिखा और अच्छा कमाता है। लड़का और उसका परिवार देखा भाला है। वो 15 दिनों के लिए हिंदुस्तान आ रहा है और अगर बात बन गई तो झट मंगनी पट ब्याह। ये चाचा मामा इतने बेरहम क्यों होते हैं? क्या जरूरत है इतनी दूर बैठ के सबकी फिक्र करने की? नौकरी हाथ में होती तो हिम्मत करके दिल की बात कह ही देता, अंजाम की परवाह किए बगैर। लेकिन एक बेरोजगार आशिक किस मुंह से दिल का हाल बयान करता? दिल की कैफियत छुपा के खुशी का इजहार ऐसे किया जैसे ये खबर सुन के मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को खुशी हुई होगी। मुझको खुश देख के वो भी मुस्कुरा दी। जिसका डर था वही हुआ। मैं जानता था कि अगर संदीप एक बार नलिनी को देख लेगा तो ना नहीं कह पाएगा। नलिनी है ही बहुत खूबसूरत। रंग सांवला है, खिला हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी झील सी गहरी आंखें जिसमें डूब जाने को दिल मचल उठता है। उस पर वो तीखी सी छोटी सी नाक जिस पे छोटा सा हीरे का लौंग ऐसे जचता है जैसे आसमान पर आधे चांद के बीच एक छोटा सा चमकता सितारा। बाल घने और लंबे जिसे वो हमेशा बांध के रखती और चोटी कमर पे ऐसे झूलती जैसे कोई बेल पेड़ से लिपटने को बेकरार हो। दिल ही दिल में घुट के रह गया था मैं। लड़का आया, उसने नलिनी को देखा और देखते ही हाँ कह दी। उसकी हाँ सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी आंखों से सब तमाशा देखने को मजबूर हो गया था मैं। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया तबाह हो गई थी और मैं उफ तक न कर सका। मेरे होंठ सिले के सिले रह गए। दिल में दर्द छुपाए मुस्कुराता रहा। इस हंसी के पीछे कितने जख्म छुपे हैं किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी।
सिर्फ गोपाल मेरा जिगरी दोस्त ही मेरे दिल की कैफियत से वाकिफ था, मगर इस वक्त वो खुद भी अपने गम में डूबा हुआ था। मुझको क्या दिलासा देता। उसकी माँ अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसी थी और वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गया था। उसका गम मेरे गम से बहुत ज्यादा था। जिस तरह गोपाल ने अपनी माँ की अस्थियां बहुत ही एहतराम और प्यार से अपनी गोद में रखी थी, उसी तरह बहुत ही एहतियात से नलिनी की अमानत गंगा की नजर करने के लिए मेरे हाथों में थी। जिस वक्त से बंद लिफाफा मेरे हाथों में आया है, मेरे दिल में कांटा सा चुभ गया है, जिसकी खलिश इस कदर बढ़ गई है कि मेरी उंगलियां उस बंद लिफाफे को खोलने को मचलने लगी हैं। मेरा दिल उसमें छुपे राज को जानने को बेकरार है। कई बार जी चाहा कि इसको खोल के देख लूं, मगर मेरे ज़मीर ने इस गुस्ताखी की इजाज़त नहीं दी। ये तो नलिनी के भरोसे का खून होगा, एक दोस्त के साथ गद्दारी। मैं दिल महसूस के रह गया, अंगारों पे लौटता रहा, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सारी रात सफर के बाद हम सुबह सवेरे हरिद्वार पहुंच गए। जाते ही गोपाल ने अपने खानदानी पुरोहित को तलाश किया जो सब काम विधि अनुसार करवा सके। पंडित जी ने पूजा शुरू की और लाल कपड़े में बंधी अस्थियों को खोल दिया। पंडित जी उन हड्डियों को गंगा जल से साफ कर रहे थे, मंत्र पढ़ते जा रहे थे और गोपाल से साथ ही साथ पूजा करवा रहे थे। मैं सब पहली बार देख रहा था। कैसी कैसी रस्में हैं हमारे समाज में, यही सोच रहा था। फिर पंडित जी ने उन हड्डियों में से एक अलग सी हड्डी निकाली और हमारे सामने रख दी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान में एक हड्डी ऐसी होती है जिसको आत्मा राम कहते हैं। ये तुम्हारी माँ की आत्मा का रूप है। देखो कितना साफ दिखता है, जैसे कोई इंसान पूजा करने बैठा हो। ये सब क्या है पंडित जी? मैंने हैरत से पूछा। मेरे लिए ये बात बिल्कुल नई थी। अगर किसी मृतक की अस्थियों में या आत्माराम वाली हड्डी टूटी फूटी या साफ ना निकले तो हम समझ जाते हैं कि इस इंसान ने अच्छे कर्म नहीं किए, उसकी आत्मा शुद्ध नहीं है। और अगर इस तरह की बिल्कुल साफ और पूजा करती नजर आ जाए तो समझो ये बड़ी पवित्र आत्मा है। मैं ये सब सुन के वहां रुक न सका। अगर एक इंसान की आत्मा को अस्थियां विसर्जन करने के पहले जाना जा सकता है तो मुझे भी इस बंद लिफाफे की आत्मा को जानने का हक है। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। खुद को तसल्ली देके गोपाल को वहीं पूजा करता छोड़ के मैं गंगा के किनारे सीढ़ियों पे बैठ गया। धड़कते दिल से बंद लिफाफा खोल दिया। इसमें कुछ खत थे, उनको मैं एक एक करके खोलता गया और पढ़ता गया। जैसे जैसे मैं खत पढ़ रहा था मेरे चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा था, मेरा दिल डूब रहा था और जिस्म बेजान सा हो रहा था। आखिरी खत पढ़ के मैं खुद पे इख्तियार खो बैठा। मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ। मुझको सिर्फ उस खत की तहरीर याद रही जो मेरे दिल पे किसी नश्तर से कम नहीं चुभी थी। मैं बिलक बिलक के रोने लगा। मुझको याद नहीं इससे पहले मैं कब इस तरह रोया था। राह चलते लोग मुझको इस तरह रोता देख के सोच रहे थे कि अभी अभी मेरा कोई मर गया है। मैं इस तरह क्यों न रोता? मौत ही तो हो गई थी उस रिश्ते की जिसने अभी जन्म लेना था, मगर मेरी मजबूरियों और मेरी बुज़दिली की वजह से ना ले सका। मुझसे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया में कौन होगा? 2 कदम की दूरी पे खुशियां मुझको हाथ फैला के बुला रही थी, उनको बढ़ के मैं थाम न सका। सब कुछ मेरे नाम का था पर फिर भी मेरा दामन खाली था। अब मैं इस लिफाफे का क्या करूं जिसमें खत तो मेरे नाम के थे पर मुझ तक कभी पहुंचे नहीं थे। जब तक मैं वापस अपने शहर पहुंचूंगा नलिनी हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो चुकी होगी, हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा चुकी होगी। काश मेरे दिल की बात ज़बां तक आ जाती। काश। बस इतनी सी थी ये कहानी।